नमस्कार। खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में हलचल मचाने वाले स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत मिलने का सिलसिला जारी है। अब एक बार फिर यूके SSSC मामले में देहरादून के एडीजे 4th कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को बड़ा झटका देते हुए 9 लोगों को जमानत दी है। दरअसल 14 अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें 9 को जमानत दे दी गई, वहीं 5 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले भी कोर्ट ने 9 अभियुक्तों को जमानत दी है। दरअसल यूके SSSC मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने अपनी तत्परता दिखाते हुए एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी थी। इसमें 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एसआईटी के पास इतने भी पुख्ता सबूत नहीं कि वो आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज सके। अब तक 18 लोगों को जमानत मिल चुकी है। देखिए, इसमें जब ये याचिका 14 लोगों की डली थी तो उस समय पुलिस ने इसमें एसटीएफ ने एक धारा बढ़ा दी थी, धारा 120B। तो उसके बाद इसमें फिर नियत-तिथि हुई आज की, और आज की नियत-तिथि होने के बाद इसमें 9 लोगों की आज माननीय न्यायालय ने जमानत याचिका जो है मंजूर की है और 4 लोगों की खारिज की है, रिजेक्ट की है। इसमें टोटल 14 थे, 5 लोगों की खारिज की है। और इसमें जो मोरओवर इसको अगर हम शॉर्ट में मैं बताऊं तो साक्ष्य जिनसे पुलिस ने लिए हैं और बरामद किए हैं उनकी याचिका अभी रद्द हुई है। बाकी आगे देखें, शायद वो माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और यहाँ नीचे ट्रायल चलेगा जिन लोगों की बेल हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन काला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं DK पाल जी, आपके नेता है पंकज पैन्यूली, यूकेडी के नेता हैं। हमारे साथ रजत दुआ भी जुड़ चुके हैं जो कि अधिवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रजत दुआ जी, हम सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। रजत दुआ जी, आज एक बार फिर से सरकार को बड़ा झटका लगा है और बड़ी कामयाबी आप लोग को मिली है। 9 लोगों को जमानत फिर मिल गई है और 5 लोगों को जमानत नहीं मिली है। ऐसा क्या पेच फंस गया जो 5 लोगों को जमानत नहीं मिल पाई? देखिए, जो विवेचक ने जो विवेचना की है और जो एसटीएफ इसमें पूरे में मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, इसमें जिन लोगों को मैं ऐसा समझ पाया हूँ कि जिन लोगों को के ऊपर 409 की धारा लगी थी, जिनसे कुछ ना कुछ माल बरामद हुआ था, रिकवरी हुई थी, जैसे किससे कोई चेक मिले हो या कोई मूल दस्तावेज मिले हो या कुछ इस तरह के ही आरोपितों को सिर्फ माननीय न्यायालय द्वारा जमानत जो है उनकी खारिज की गई है, अन्यथा बाकी सबको बेल देती है। तो क्या समझा जाए रजत जी कि क्या एसआईटी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, बस ऐसे ही गिरफ्तारी हो गई थी? देखिए, गिरफ्तारी के लिए कुछ गवाही जरूरत होती है और एक चेन बनती है जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये साक्ष्यों के अभाव में बेसिकली, मैं अगर जिस तरह का आप जानना चाह रहे हैं तो मैं इसको आपके व्यूअर्स के लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता दूं कि अभी तक की विवेचना में जिन आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्यों का अभाव रहा है उन्हें जमानत मिल गई है। अच्छा, ये मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर सकता किसी के ऊपर, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में जिन लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट दाखिल की गई थी उन्हें जमानत मिल गई। 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब लगभग 18 लोगों को तो जमानत मिल गई है। अच्छा, ये जो 5 लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिली है, ये लोग अब ये लोग कहाँ जाएंगे आखिर? देखिए, आगे माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे और वहाँ अपनी जमानत अर्जी जो है वो दाखिल करेंगे। और जिन लोगों की जमानत नहीं हुई है उनके विरुद्ध भी साक्ष्य कोई बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं पाए जा रहे हैं, मेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अच्छा रजत दुआ जी, थोड़ा पेज भी हम समझना चाहेंगे कि देखिए जिरा हुई होगी, सरकारी वकील भी होंगे और आप लोग भी थे, आप भी थे वहां पर, जिरा हुई होगी, तो कहां पर सबसे ज्यादा पेच फंस जाता है ऐसे मामलों में? कहां सबसे ज्यादा पेच फंसता है? अब जैसे सरकारी अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि इस आदमी से हमारे को 6 लाख रुपए बरामद हुए या किससे 5 लाख रुपए बरामद हुए। अब ये यूकेसीसी वाला जो ये मामला है ये बहुत पुराना हो चुका है। अगर उस समय पर किसी आदमी ने, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए फौरी तौर पर अगर मान लें कि किसी आदमी ने पेपर लीक करके उससे धन अर्जित किया है, तो उसके बावजूद भी इतने समय बाद तक वो इंतजार तो नहीं कर रहा था ना एसटीएफ, जब एसटीएफ के पास मुकदमा पहुंचेगा और जब ये सब जांच चलेगी तो उस समय तक के लिए पैसे हम संभाल के रखें।
और वो आए और हमसे जब्त कर ले। ये पैसे किसी तरह के भी हो सकते हैं, उनको अभी साक्ष्य उन्होंने अपना देना है, अपना बचाव पक्ष उन्होंने अभी देना है, उन्होंने बताना है। जिन लोगों को पकड़ा है मैं समझता हूँ सभी लोग इनकम टैक्स पे ही है, तो वो किस तरह से उनके पास वो रकम थी, किस लिए नहीं थी, हम एक ही तरफा ये नहीं मान सकते ना कि सिर्फ जो पैसे जो मिले हैं, जो बरामद हुए हैं, वो उसी पेपर लीक मामले के ही है। तो ये पेच बड़ा फंसा हुआ है जिसपे जिराई हो रही है और माननीय न्यायालय उसी अनुरूप संज्ञान ले, उचित संज्ञान लेकर विधिक परिधि के अंदर अपना न्याय दे रहे हैं। अच्छा रजत जी, एक चीज और भी है, ये जो जैसा आपने कहा, और भी जो लोग हैं जो अभियुक्त हैं वो लोग भी बेल के लिए याचिका दे रहे हैं। क्या उन लोगों पर किस तरह से नजर बनी हुई है, क्या उन लोगों के किस तरह से देखा जाएगा, क्या उसमें भी ये चीज फौरी तौर पर देखी जाएगी कि क्या पैसे की जो लेन देन हुई है उसमें भी यही चीज होगा? देखिए ऐसा है, जब कोई भी क्राइम होता है, ये तो थोड़ा बहुत प्रचलित मामला हो गया, लेकिन जब भी क्राइम होता है तो उसमें अगर एक से ज्यादा अभियुक्त होते हैं तो कोशिश यही होती है कि पहले सह बेल डालें, फिर धीरे धीरे जो थोड़ा जिनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, ऐसे करते करते और अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस या हम लोग कोई इस तरह की जेरें अलग करते हैं या कुछ अलग सा वो करते हैं जिससे जमानत याचिका खारिज होती है या स्वीकृत होती है। ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जब चार्जशीट आ जाती है तो इसका मतलब है कि अगर एक आदमी के विरुद्ध अगर चार्जशीट आ गई, आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका है, तो उसके बाद उसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ी बहुत कम उम्मीद उसकी रह जाती है, जिसके ऊपर उचित अपनी जमानत देकर, जैसे नॉर्मल मुकदमों में 20-25 हजार, 30 हजार, 40-50 हजार में जो दो जमानतें देने होते हैं वो दे, उसके लिए और माननीय न्यायालय आदेश पारित करते हैं और वो उस तरह की अपनी जमानत देकर और जमानत पर रिहा हो जाते हैं। ये वाला मामला क्योंकि प्रचलित ज्यादा है और इसमें बहुत दूर दराज से लोग हैं, तो इनकी श्योरिटी के लिए कि ये नियत तिथियों पर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर रहे, इसलिए इनको 1-1 लाख रुपए तक की अब तक जिन्होंने जमानत पाई है सबको 1-1 लाख रुपए के 2 जमानतें देने के लिए कहा है। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है, एक स्टेज है ये, जिस स्टेज के ऊपर आकर जमानत किसी को मिलती है अगर माननीय न्यायालय उसे उचित समझता है और विधिक परिधि के अंदर उसका संज्ञान लेता है। धन्यवाद रजत दुआ जी। जी जी जी, धन्यवाद रजत दुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंवर जपेंद्र जी, आप ही के पास सीधे आ जाते हैं। कुंवर जपेंद्र जी, 9 लोगों को जमानत और मिल गई है, अब कुल मिलाकर 18 लोग हो गए हैं, तो क्या समझा जाए सर कि जो सरकारी वकील हैं क्या उनके पास या इतना पुख्ता सबूत नहीं है या इतने पुख्ते तरीके से वो जिरे नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो अभियुक्त है जिनको पकड़ा गया, जिसको लेकर सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि उनको वो सलाखों के पीछे भेज सके, वो तो छूट गए 1 लाख रुपए जमानत पर? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार हमें देश की न्यायिक प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। सरकार ने अपना काम किया और पूरी ईमानदारी से किया। उत्तराखंड के लाखों युवाओं के साथ धोखा हुआ, उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित करके इन चेहरों को बेनकाब करा और सलाखों के पीछे डाला। अब आ गई आपकी न्यायिक प्रक्रिया, अब न्यायपालिका अपना काम कर रही है। चार्जशीट फाइलें हो रही हैं, चार्जशीट फाइल होना और उन्हें जमानत मिलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी को अधिकार दिए और उन्होंने जो भी उसमें, जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि 120 भी जो उस अपराध में सहभागी थे, उस योजना में सहभागी थे, उन सबको पकड़ के सलाखों के अंदर 41 लोगों को डाला गया। अब जमानत की प्रक्रिया एक न्यायपालिका की अलग प्रक्रिया, लेकिन एसआईटी की जांच नहीं रुकी है। एसआईटी ने चार्जशीटें फाइल करनी है, वो चार्जशीटें फाइल होंगी। चार्जशीटों में बहुत विस्तृत रूप से उनके खिलाफ जितने भी पुख्ता सबूत हैं उनकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उनकी जानकारियां जुटाने के बाद उन्हें फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा, तो ये जमानतें खारिज भी हो सकती हैं और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया चलेगी और निचली अदालत से उन्हें सजा मिले। चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, सरकार ने पूरी ईमानदारी से इन भ्रष्ट चेहरों को बेनकाब करा है। अब उन्हें दोबारा सलाखों के पीछे जाने में और वो सजा का भागीदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदेश की एसआईटी अपनी जांच पूरी निष्ठा ईमानदारी से कर रही है, सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जा रहा है और वो आपको सब चार्जशीट में देखने को मिलेंगे। सरकार निश्चित तौर पे पीठ थपथपाने वाला काम किया है सरकार ने उत्तराखंड में। 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मोहन काला जी, अभी भी पीठ थपथपाया जा रहा है,
देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सबूत नहीं है, एसआईटी के पास इतने सबूत नहीं थे कि वो उन लोगों को जमानत ना मिले। और आप देखिए बैकडोर भर्ती मामले में क्या हुआ, लोग गए कोर्ट गए, उन लोग को फिर से वो बहाल हो गए और अभी तक तो नौकरी बहाल कर ही रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबूतों का जो खेल है वो नहीं है, वो बस ये है जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, इसलिए जो आरोपी है वो बचते चले जा रहे हैं। देखिए मनीष जी, ये आपको भी समझना पड़ेगा और उत्तराखंड की जनता को भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये किसी से छुपा नहीं है कि और जब बात अपराधी भाजपा से जुड़ा हुआ आ जाए तो फिर अपने आप में जो है संदिग्ध के घेरे में जांच आ जाती है। लगातार कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, लगातार एसआईटी पर सवाल खड़े होते रहे और आज ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। अभी जैसा कि आपने जो है वकील साहब को सुना, एडवोकेट साहब को, कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर तय है कि एसआईटी ने जो है सरकार के दबाव में, क्योंकि एक नाम जो एक बहुत बड़ा चर्चित नाम था हाकम सिंह, वो किसी से छुपा नहीं कि कौन था व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत सिपाही कि जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र जो लखनऊ से शुरू हुआ, बिजनौर पहुंचा और बिजनौर से फिर सीधा उत्तरकाशी और पुरोला पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जैसा आज भी देख रहे होंगे कि चारधाम यात्रा पे किस तरीके से जो है अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार वाहवाही लूट रही है, पर वो अपनी जो वहाँ अव्यवस्थाएं थी उसका बखान नहीं कर रही हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ 1,90,000 बच्चों ने जो युवाओं ने इस परीक्षा में 916 पदों के लिए जो है इस परीक्षा में बैठने का करने का काम किया था, पर 1,90,000 युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है और सरकार जागती नहीं है। आप देखिए उत्तराखंड का नौजवान देहरादून से लेकर चाहे हल्द्वानी हो, प्रदेश के एक एक कोने में जो है वो धरने प्रदर्शन करता है, पर सरकार के मुंह से एक चूं तक नहीं निकलता है। मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने तक का काम नहीं करते हैं, अगर मिलते भी हैं तो उत्तराखंड का जो बेरोजगार संघ के लोग हैं या जो बेरोजगार युवा है वो लगातार सीबीआई की मांग करते रहे, लगातार अन्य राजनीतिक संगठन जितने भी पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीबीआई की मांग करते रहे, पर सरकार ने इसीलिए इसे सीबीआई के दायरे में लाने का काम नहीं किया। और मैं समझता हूं कि आज जिस खारिज भी कर दिया गया सर, इसको खारिज भी कर दिया, आप लोग की डिमांड को जिस तरीके से कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, जो जमानत मिलती है, ठीक है, ये भाजपा को संदिग्ध के घेरे में खड़ा करती है। ठीक है मोहन काला जी। डीके पाल जी आपके पास आ जाते हैं। डीके पाल जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अब देखिए 9 लोगों की फिर उन लोगों को बेल मिल गया है, बहरहाल अभी बेल मिली है, इस बात को भी समझिए, हम बेल इसलिए कह रहे हैं, कोर्ट कर रहे हैं, बेल मिली है, ठीक है, अभी वो बरी नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबूतों, एक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो सबूतों की कमी है वो दिख रही है और इस कारण जो है जो और लोग हैं वो जीतते जा रहे हैं और सरकार जो है बैकफुट पर आकर खड़ी हो जा रही है। देखिए मनीष जी, आप थोड़ा सा 4-5 साल या 10 साल पीछे चलते हैं, राज्य सरकार का ये ठीक उसी तरह से किया हुआ एक तरह से मैं कहूँगा काम है या ये कहूँगा कार्रवाई है। जैसे इन लोगों ने राज्य के, ये तो 2 लाख युवाओं का मामला है, यहाँ तो देश के 1,25,00,000 लोगों के भविष्य का मामला अटका हुआ है सरकार के उसमें। जो सरकार ने क्या किया, ढुलमुल रवैये के साथ में इन लोगों को गिरफ्तार किया, इनके पास में जिनके पास सबूत भी नहीं थे, जैसा कि एडवोकेट महोदय मैं उनसे सवाल करना चाह रहा था, हालांकि आपने मौका नहीं दिया, मैं उनसे पूछना भी चाहता था। रजत जी जुड़े हुए हैं, रजत जी जुड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं पूछूंगा सवाल उनसे, लेकिन जो ढुलमुल रवैया सरकार का रहा है, इन्होंने क्या किया शुरू से ही, जब से इन पर आरोप लगने शुरू हुए 2007 की सरकार के बाद में आरोप शुरू हुए, क्योंकि उससे पहले तो आरोप प्रत्यारोप ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब 2007 की सरकार ढलान पे आई तो इन पर आरोप लगने शुरू हुए। इन्होंने क्या किया, ढुलमुल रवैये के साथ में हमारी उत्तराखंड की अपार संपत्तियां, लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों पर इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने झुक करके उनको जो है ना अपना पक्ष रखा, ढुलमुल रवैया रखा। उसके बाद में 2007 से 12 वाली सरकार में ही सही क्षेत्रीय आरक्षण का मामला आया 10%, जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने किस प्रकार से उसको हाथ से निकाल दे 2013 में 2017 तक आते आते, कैसे वो तड़प रहे हैं। वो लोग नौकरी पर लग चुके थे, कई हजार बच्चे उसमें से कम मैं बताऊं आपको 1700-1800 बच्चे जो है ना उसमें नौकरी लग चुके थे, जो आज नौकरी पर नहीं है। इनका रवैया क्या रहा, कोर्ट में ढुलमुल रवैया रहा।
और जितने भी काम ये करते हैं जो जनहित के हैं, जो राज्य के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हैं, ये ढुलमुल रवैया रखते हैं और पीठ थपथपाते हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई हैं, प्रवक्ता जी बैठे हैं, उन्हें भी मालूम है उन पर इन्हीं सरकारों ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आज आप साफ सुथरे हैं उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो आप पाक साफ हैं क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया आज की डेट में? वो कौन लोग हैं जो छूटे हैं? क्या अधिकारी छूटे हैं? मैं एडवोकेट महोदय से सवाल कर रहा हूं, क्या उन्होंने आज जिनको जमानत मिली है 41 लोगों में से जो 27-28 आदमी छूटे हैं, वो आखिर कौन है भाई? 18 लोग तो अभी छूटे हैं ना, वो कौन है भाई? उनका जरा नाम भी तो जरा लिस्टिंग भी तो कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार के ही जुड़े हुए, मंत्रियों के जुड़े हुए और सरकारों के जुड़े हुए लोग तो नहीं है वो जिन्होंने सरकार को फायदा पहुंचाया हो? देखिए, जमानत मिलनी थी तो सबको मिलनी थी, और नहीं मिली तो किसी भी कारण से, चाहे 120 वो समथिंग वो जितने कानून के विद जानते हैं, एडवोकेट महोदय जानते हैं, पर मैं उनसे सवाल जरूर करूंगा आपके माध्यम से, वो कौन लोग हैं भाई जिनको जमानत मिली है और वो कौन लोग हैं जिनको नहीं मिली है? जरा ये भी तो खुलासा करिए ना। नहीं देखिए, सरकार का डीके पाल जी, रजत दुआ जी का काम है केस लड़ना। वो केस लड़ते हैं, वो उनके पास क्लाइंट आते हैं, वो केस लड़ते हैं, वो अपने तरह से केस लड़ रहे हैं। अब वो उनका ये काम थोड़ी ना है कि वो इस चीज को उजागर करे, वो सरकार से जुड़े हैं, ये फिर इससे है, उनका ये काम थोड़ी ना। सर आप राजनीति कर सकते हैं लेकिन एक अधिवक्ता राजनीति थोड़ी ना करेगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है पूछना वो कौन लोग छूटे। ठीक है, हम रजत दुआ जी से ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिवक्ता रजत दुआ जी, फिर से जुड़ गए हैं। रजत दुआ जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से सर। जी देखिए, ऐसा है, मैं राजनीतिक बहस में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जिरह के समय और भी अधिवक्तागण थे वहां पर, और उन्होंने भी अपनी बहस, अपनी जिरह जो भी करनी थी। पहली बात तो मैं माननीय आपके सदस्य महोदय को ये जरूर कहूंगा कि कोई छूटा नहीं है, सब लोग जमानत पे हैं। अभी गुण दोष के आधार पर मुकदमे को निस्तारित होना अभी बाकी है। आज ये नहीं कह सकते कि वो छूट गए, कोई परिंदा नहीं है वो जो छूट गया, वो कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में है। यही मैं भी कह रहा था, बेल पर है, मैंने इस चीज को कोट कर दिया था, बेल पर है। बेल पर है, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं छूट जाएंगे। जो प्रक्रिया मानने वाले की है वो प्रक्रिया सख्ताई से लागू की जा रही है। उचित जमानती जब तक मानने वाले के आदेशानुसार उनके आगे प्रस्तुत नहीं होंगे तब तक उनको रिहाई का ऑर्डर नहीं मिलेगा, जमानत का नहीं मिलेगा। अगर किसी की जमानत में कोई जमीन की जमानत लगा रहा है या कोई किसी चीज की लगा रहा है और वो अगर उचित मानने वाले नहीं पाते हैं तो उसे उसका रिलीज ऑर्डर नहीं बनेगा। दूसरी बात, जो लोग अभी तक छूटे हैं, ये मैं अभी अपने विधिक दायरे से बाहर की बात कह रहा हूँ कि जो लोग छूटे हैं, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी जानकारी के अनुसार, कोई लिपिक है, कोई अधीनस्थ, कोई कार्यकर्ता है, कोई कर्मचारी है, कोई ड्राइवर भी है इसमें एक, और इस तरह के कुछ लोग हैं जो मैं नहीं समझ सकता, मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़े लोग हैं जो आक्षेप महोदय लगा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के को लाभ पहुंचा रहे हैं या कुछ है। मैं किसी गवर्नमेंट की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा वो काम है, लेकिन जो परिस्थितियां थी मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि वो इतने बड़े लोग नहीं हैं जो छूटे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास से साक्ष्यों की उचित बरामदगी नहीं पाया जाना माननीय न्यायालय ने देखा है। ठीक है, जो उनके सामने पत्रावली पर उपलब्ध थे। ठीक, पंकज पैनुल से रुक जाए। ठीक है पाल जी, पंकज पैनुल सेकंड और लूंगा सर। मैं एक बात और समझना चाहता हूं, जब सारी विपक्ष आपको सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, एसआईटी पे भरोसा नहीं है राज्य के लोगों का, सर तमाम पार्टियों का, सर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। सर ये मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने कहा नहीं एसआईटी पे भरोसा है। कुंवर साहब से सवाल है ना सर। आप उत्तराखंड में तो आप एसआईटी की जांच देते हैं और दिल्ली में आप सीबीआई की जांच देते हैं बगैर मांगे। ठीक है, कुंवर जी के पास आ जाए, रवैया आपकी पार्टी कुंवर जी आते हैं आपके पास। पंकज पैनुल जी अभी हमारे साथ, अभी दो लोग और भी हैं। पंकज पैनुल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सब कुछ साफ कर दिया है, रजत दुआ जी ने भी साफ किया है कि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है अभी बेल पर है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बेल मिलती जा रही है लोगों को, इसलिए सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि बेल मिलती जा रही है। जैसा कि अभी रजत दुआ जी ने बताया कि किसी के पास जो पैसे हैं भाई, इतने साल तक वास्तव में किसी के पास इतना पैसा रखा थोड़ी ना रहेगा, वो अपना खर्चा भी करता रहेगा और सब लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो भाई उनके पास तो है ना अधिकार, वो तो बोलेंगे भाई मेरे पास इनका पैसा है, उनका पैसा है। कोई ऐसा तो है ना एक मुश्त किसी के पास इतना पैसा आ गया। पंकज पैनुल जी, देखिए मनीष जी, मुझे इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि सरकार ये आज माननीय न्यायालय ने 9 लोगों को जमानत दी, क्योंकि आप इनका इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो महिला आरक्षण में ये हाईकोर्ट में हार गया,
जहाँ इस सरकार ने कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, बैकडोर भर्ती जो विधानसभा में हुई उसको सरकार हाईकोर्ट में जाके हार गई। ठीक है, तीसरा इनका जो 10% क्षतिज आरक्षण है जो हमारा राज्य आंदोलनकारियों का, उसको नहीं बचा पाए। तो ये सरकार जो है ये आज की बात नहीं है, इस सरकार के 20 सालों में भी आप चाहे मुजफ्फरनगर कांड के जो कांड हुआ है उसके दोषियों की सजा से लेके करो, या आज के आप ये यूके SSC की बात कर लो, ये सरकार कोर्टों में कभी नहीं टिक पाई है। मोटा मोटा पैसा देके वकीलों को, चाहे हमारी परिसंपत्ति की बात हो या फिर मुजफ्फरनगर कांड की बात हो, तो ये सरकार कभी कोर्टों में टिक नहीं पाई है क्योंकि इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट उससे पुख्ता होते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मेरे लिए तो खासतौर से आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमने डे 1 से बोला था कि हमें SIT पे भरोसा नहीं है, 1% का भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से आप CBI की जांच करवाइए। ठीक सर, इसके साथ मेरे एक सुनिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जब मुझे लगेगा तो हम इस पे जांच कराएंगे। तो मेरे को लगता है कि आज से बढ़िया कोई दिन नहीं है, क्योंकि आपके 18 अभियुक्त तो छूट चुके हैं, मतलब जमानत पे हैं लेकिन छूट चुके हैं। ठीक है, जो वकील महोदय ने भी बोला कि भैया ऐसा है कि जिसके पास पैसा होगा वो इतने साल जमानत पे एक अलग चीज। सुनिए इतने साल तक तो रखेगा नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार, ये SIT इसको है पूरा मामला यूके SSC का, उस पर एक बार फिर से सरकार को बड़ा झटका लगा है। 9 लोगों को जमानत मिल गई है, 5 लोगों की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। DK पाल जी, आप कुछ कह रहे थे, आप 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। DK पाल जी, सॉरी माफ कीजिएगा, पंकज पेन्युल जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपको 10 सेकंड समय दे रहा हूं सर, जल्दी से कह के खत्म कीजिए क्योंकि मुझे राजेंद्र सिंह बिष्ट जी के पास जाना है। ठीक है। देखिए, मेरा इसके बाद बोलना ये था कि इस सरकार से आप अगर एक अच्छी और सच जांच की बात करोगे तो बेमानी है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मुझे लगेगा तब मैं करूंगा, तो ये अपने आप का जो उनका अहमन्य अहंकार है, ये अहंकार बताता है कि हम वी आर राइट, और उसके कॉजेज है। क्योंकि जो जिनके तार जो हाकम के जो हाकिम है वो बीजेपी के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे उसमें उसकी फोटोग्राफ, मेन एक्यूज की फोटोग्राफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ हो या वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ हो, या फिर जितने भी इनके रिसोर्ट्स में जो हाकम सिंह के रिसोर्ट्स में हमारे बीजेपी के नेताओं के और अधिकारियों की बात हो। तो देखिए, इसमें इनका छूटना और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल के दिन हाकम सिंह भी छूट जाए, कोई बड़ी बात, क्योंकि हमारे सरकार मोटे पैसे देके केस हारने के लिए वकीलों को रखती है। ठीक। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, आप बहुत चीज़ों को बड़े दूसरे चश्मे से देखते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरा जो प्रक्रिया चल रही है यूके SSC मामले को लेकर, आप किस चश्मे से देख रहे हैं और किस तरह से आप इसको देखते हैं? मनीष जी, अगर हम बात करें ये पूरी जो इस मामले की, जहाँ तक बात है कि SIT ने जो भी केस फाइंडिंग करी है और जो भी जो है पुख्ता सबूतों के साथ जो जमा करा है और केस लड़ा गया है, ऐसा नहीं कि केस लड़ा गया और 41 जो है अभियुक्तों को जो है जेल के अंदर है। जहाँ तक बेल देने वाली जो प्रक्रिया है वो टोटली जो है वो आपकी न्यायालय की होती है। और न्यायालय में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इनके ऊपर जो आरोप पत्र दाखिल होता है और जो भी धाराएं लगती हैं, वो धाराएं मुझे उन धाराओं का मुझे नहीं पता कि कौन कौन धाराएं हैं, बट जैसे अभी वकील साहब ने बोला कि 120 भी है, तो 120 भी 120 जिसे कहते हैं कि भाई फॉर्जरी का मामला, या मतलब जो है, और 120 भी तो संगठन मतलब संगठनात्मक जो है एक तरह से फॉर्जरी करना, और उसके अलावा 471, 467, 462 अगर उनके ऊपर लगी हैं, या 409 भी बता रहे हैं कि उसके ऊपर लगी है, तो ये अगर धाराएं लगी हैं तो इन धाराओं में क्या होती है कि बेल हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में, और जेल में जब अगर हैं और जेल में करीबन कोई 15 दिन से, कोई 21 दिन से, कोई 1 महीने 2 महीने से जेल में, तो एक न्यायालय की प्रक्रिया है कि उसमें जो है बेल आपके सीधे जो है आपके सेशन जज कोर्ट से हो जाती है। तो जैसे वकील साहब ने बोला है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट गए, पहली चीज। जहां तक बात है कि जिन लोगों को बेल नहीं हुई है उनके भी कुछ कारण होंगे, उनमें कुछ ऐसे सबूत होंगे जो पक्के सबूत हैं और जिसमें जो है माननीय न्यायालय ने ये सबूत देखे होंगे कि इनके बेस पे जो है इनको अभी जो है बेल नहीं दी जाए। अगर आप ये देखें, अगर इवन मतलब आप करें जो ये जो धाराएं लगी हैं, इन धाराओं में जनरली जो है इवन हाई कोर्ट भी बेल देता है, लेकिन बेल देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। उसके बाद विटनेसेस होती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली जो उसके ऊपर आरोप पत्र तय होता है उस पर बहस होती है, और बहस होने के बावजूद जो है
तब जाके जो है ये फाइनल जो है जज महोदय ये सुनाते हैं कि आपको क्या आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, मतलब क्या आपके ऊपर फाइनल होगा। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। मुझे लगता है कि इस बात को ये नहीं जोड़ना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट फेल है या एसआईटी फेल है। हो सकता है बेल एक प्रक्रिया है, लेकिन इसके आने के बाद अब जैसे इस तरह से लगता है कि अगर जैसे बेल मिल रही है तो एसआईटी के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है एक सबक है कि वो जो भी आगे जो है सबूत दें, जो भी चीज़ दें वो पक्के सबूत दें, और पक्के सबूत देने के बाद जो है वो केस आगे चले, और जो आरोपी है उसको आरोप पत्र उसके ऊपर दाखिल हो चुका है, उनको सजा मिलेगी। ठीक है। रजत दुआ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सर बोलिए। एक आपसे एक आपके माध्यम से एक निवेदन है पेन्युली जी से। जी देखिए, ऐसा है, माननीय न्यायपालिका जो हमारी है, जो सुस्थापित न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ की, उस पर हम इस पटल पर बैठकर कोई आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। जी दूसरी बात, जो वकीलों को मोटी फीस देगा वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जी आप समझिए, जो पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है जी उनमें से 41 लोगों को पकड़ा है। इसमें से अब तक सिर्फ बहुत कम लोगों ने, मैं नहीं समझता आधे लोगों ने भी अभी तक इसमें जमानत अर्जी नहीं दी है। और जो जमानत पाने योग्य थे, गुणदोष के आधार पर ना जाते हुए प्राइमा फेसी शुरू की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके हिसाब से कुछ जो लोगों को जमानत जरूर मिली है, लेकिन इसी न्यायपालिका ने कुछ लोगों की जमानत नामंजूर भी किए है। ठीक है। दूसरी बात, अगर पेन्युली जी या आपके कोई भी सम्मानित सदस्य जो भी हैं यहाँ बैठे हुए भी, अगर कोई भी अपने आप को एग्रीव समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये जमानत गलत हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये माननीय उच्च न्यायालय में बेल खारिज करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर ये उस मुकदमे में नहीं है तो भी सही बात। ये काम सरकार अगर आपको सर महोदय 1 मिनट मुझे कहने दीजिएगा, आपको ये पटल मिला है बोलने के लिए, इसका कहीं से कहीं ये मतलब नहीं बनता। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ और अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ जी बिल्कुल कि सही ये बात। पटल इस चीज के लिए नहीं है कि आप आक्षेप पे आक्षेप लगाकर किसी भी अपनी मंशा को या किसी चीज को, आप अगर किसी गवर्नमेंट से या सिस्टम से किसी से एग्रीव है, तो उसके लिए हमारे कानून में बहुत सारी व्यवस्था है। आप इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है तो भी आप इस जमानत अर्जी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में रिट फाइल कर सकते हैं। जी जी ठीक है। रजत जी, मैं कुछ क्लियरफाई करना चाहता हूँ। रजत जी देखिए, पहली बात तो मैंने न्यायपालिका के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया और न्यायपालिका के किसी भी कार्य को मैंने यहाँ पे गलत नहीं बोला। मैंने मंशा उठाई है, सरकार की मंशा पे सवाल उठाया है, और सरकार का जो वकीलों को पैसा देती है वो हमारे टैक्स का पैसा होता है, जो सरकारी वकील होते हैं। सर, मेरे पैसे का अकाउंट रखने का मेरे को सरकार से जवाब पूछने का हुआ है। रजत जी ने काफी कुछ साफ कर दिया। न्यायपालिका अपना काम कर रही है और उत्तराखंड के 22 वर्षों के इतिहास में कौन सी सरकार ने ऐसा काम करा जो भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक जाके उन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया हो। आप एसआईटी पे भी आरोप लगा देते हैं। सरकार को एसआईटी पे भरोसा है। सरकार के पास एसआईटी में बहुत ईमानदार और कर्मठ अधिकारी भी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के फूके हुए बिगुल में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप आरोप पत्र दाखिल होने दीजिए, आप एसआईटी के अधिकारियों का काम तो देखिए। आप कल खुद अपने आप एसआईटी के काम को सराहेंगे, एसआईटी के अधिकारियों के काम को सराहेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार का मानना यह है कि आज प्रदेश के अंदर जो निष्ठावान ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार का ये बिगुल है उसमें अगर वो कदम मिलाकर चल रहे हैं तो उन्हें काम करने का और कार्रवाई करने का मौका मिलना चाहिए। जी मोहन जी, देखिए मनीष जी, सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले दिन से ही सरकार ने जिस तरीके से अपना रवैया अपनाया और लगातार आप ही के चैनल पर लगातार इस विषय को लेकर कई बार डिबेटें हुई हैं और लगातार ये होता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिन्हें ये धाकड़ धामी कहते हैं, धाकड़ धामी जी बचाने का काम कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि मोहन जी, हम इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे। ठीक, हम आपकी बात सुन लेंगे। मेरी बात सुनिए। हाकम सिंह के रिसोर्ट पर जब मोहन जी, हम ये कहेंगे, देखिए अगर सीएम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि सीएम ने बचा दिया, ऐसा यहाँ पर जो हो रहा है कि एसआईटी ने क्या दाखिल किया, एसआईटी ने क्या दाखिल किया, जिन्हें नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते, आक्षेप लगा सकते कि सीएम काम नहीं कर रहे थे। देखिए मनीष जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम नहीं होना चाहिए।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने के नहीं, ये प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का भविष्य, जो भविष्य चौपट आपने किया, ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण मुकदमा है जिस पर जो है बेरोजगारों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया है। पर अगर आप उसको इतने हल्के पर जो ले आने का काम करेंगे, आपने अभी बेल मिली है, अच्छी बात है कि अपराधी जेल में हो, और उत्तराखंड का नौजवान अभी भी संविधान के तहत कोर्ट से ये उम्मीद रखता है कि शायद ये अपराधी जो महत्वपूर्ण अपराधी थे वो शायद जेल में होंगे, वो बच नहीं पाएंगे। पर मैं आपको निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल थे, हाकम सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं इसमें शामिल है, पर ये निश्चित तौर पर सरकार पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें बचाने का काम करेगी और अपनी जो पीठ थपथपानी थी, जैसा कि अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी सदस्य हैं वो कह रहे हैं, सिर्फ ये पीठ थपथपाएंगे कि 22 सालों में हमने ये कर दिया, हमने 22 सालों में ये कर दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पे ले गए 22 सालों में, वो नहीं बताएंगे, महिलाओं के यौन शोषण पर जो है नंबर 1 पर ले गए, वो नहीं बताएंगे। अभी उत्तराखंड के अंदर आप देखिए कि ऋषिकेश के अंदर ठीक है मोहन जी, समय कम है सर, अभी बहुत सारे कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है किसी भी मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करना, संभव नहीं है। जनता जागरूक है, जनता सब समझती है, उत्तराखंड का युवा सब समझता है। बिल्कुल। पर आप देखिए कि अगर ऋषिकेश के अंदर जो जिस बेटी का भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने रेप कर जिसको गंगा में बहा दिया, उसके तथ्यों को छुपाने के लिए, सर रेप की पुष्टि नहीं, ऐसे मत कीजिए सर, इस तरह की बात ना कीजिए, एक नहीं सर ये गलत बात है सर। एक देखिए और सरकार जांच चल रही है, हम इस पर बहस नहीं करेंगे। चल रही है, पर आपने उस बेटी के साथ जो गलत सरकार पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ है। आप ये नहीं कह सकते उस बेटी के नहीं मोहन गलत है, गलत है, गलत है सर, वाला नहीं है, ये गलत है सर, ये गलत है। डीके पाल जी, से बुलडोजर चलाया गया, क्या वहां नहीं डीके पाल जी, आपने वहां मना कर दिया कि वहां नहीं चल सकता है, वहां नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ कोई भी पैनलिस्ट यहाँ हाई कोर्ट की या कोर्ट की या वकीलों की उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है, सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रहा है। डीके पाल जी, सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के एक नेता ने उन्होंने तारीफ की थी जब धामी जी ने जब काम किया, कई लोगों की एसआईटी गठित करके तुरंत कार्रवाई की, तो एक आप ही के किसी नेता ने तारीफ भी की थी कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो ये देखना चाह रहे थे कि अभी कितने लोगों की और गिरफ्तारी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर जमानत मिल भी जा रही है जिन लोगों को, जैसा कि अभी अधिवक्ता जी कह रहे थे कि भाई सबूत कम है, मतलब सबूत कहीं ना कहीं नहीं जुटा पाई अभी एसआईटी टीम, और कार्रवाई जारी है, वो पता नहीं जुटा पाएंगे नहीं, लेकिन अभी सबूत नहीं जुटा पाए। तो डीके पाल जी, इसको किस देखिए, सबसे बड़ी चीज है हम सीधे सीएम पर तो नहीं मनसा उठा सकते ना, कहीं जो नीचे हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। जी। हाँ, तो सीएम के पर तो आप ठीक है ना कि सीएम ने काम किया कि नहीं किया, ये सीएम की बात नहीं सर, सिस्टम की बात होती है सरकार की ना, सिस्टम की बात होती है। सही बात ये है कि राज्य हित के तमाम मसलों पर हल्का रवैया रखने वाली दोनों सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन्होंने राज्य को 20 से 25 साल पीछे धकेल दिया। हमारी संपत्तियों को लेके, हमारे बच्चों के भविष्य को लेके, हमारी 88% आप जो है ना टीरी बांध पर जो है ना रॉयल्टी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को और उनको, और हम 12% पे सिमट के हमको आपने नुकसान में डाल दिया है राज्य के लोगों को। कहने मतलब ये है कि दोनों सरकारों पर और एक दूसरे ने आरोप लगाए, हमें भी सत्ता में नहीं आए, हम विधानसभा के अंदर नहीं बैठा हमारा कोई भी साथी, लेकिन दोनों ने मिलकर एक दूसरे पर 56 घोटाले लगाए। और मैं आदरणीय प्रवक्ता जी से पीठ थपथपाते हुए मैं बिल्कुल उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करना चाहता हूं कि 56 घोटालों में से एक घोटाले की भी आप जांच बता दिए जिस पर सरकार का मजबूत पक्ष रखा जा रहा हो और घोटालेबाजों को जेल के सलाखों के अंदर डाला गया हो। एक भी 56 घोटालों में से, चाहे ढेंचा बीज घोटाला हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे नगर निगम घोटाला हो, अरे कितने घोटाले गिनवाऊं भाई कुंवर साहब, कैसे कैसे घोटाले हुए इस राज्य के अंदर, और नुकसान किसको हुआ? राज्य के लोगों को। घोटालों की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप एनएच की बात कर रहे हैं, यहाँ पटवारी, कौन से घोटाले में ऐसा है जिनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, दोषियों के अरे जेल में कौन है भाई साहब, आज की डेट में जेल में कौन है? न्यायपालिका अपना सरकार का काम है सलाखों के पीछे भेजना। अगर वो जमानत करा के बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोष मुक्त हो गए, वो दोष मुक्त नहीं है,
वो आपकी बेनकाब हो सरकार चुके ने हैं। राज्य अगर के जमानत अंदर दो में काम है किए। तो निश्चित एक तौर तो पर जब मैक्सिमम समय कूद आएगा किया, न्यायपालिका राज्य के अपना काम बच्चों का करेगी, भविष्य उन्हें सजा उन्होंने सुनाएगी अंधेरे में डाल और दिया। वो दोबारा और चालाकों दूसरे, के पीछे हमारी पाए जाएंगे। परिसंपत्तियां हो, तो हमारी न्यायपालिका के जायदाद, ऊपर सवाल हमारी उठाना अच्छी पीढ़ी बात बांध की नहीं है। योजनाओं, सरकार तमाम ईमानदारी जितने से अपना हमारे काम संसाधन कर थे, रही उनको है, खत्म करने का काम न्यायपालिका किया। अपना काम कर रही है। आपको कुछ काम नहीं किया। सरकार पर भी आप भरोसा पीठ रखना मत चाहिए दबाइए। और न्यायपालिका भी भरोसा रखना चाहिए। सरकार की भारतीय जनता सरकार पार्टी फेल की हुई है। सरकार ठीक है। भ्रष्टाचारियों को फेल हुई है बेनकाब कर ठीक रही है, है, पंकज जी। चुन के सलाखों के पीछे पंकज भेजने जी। का काम कर रही है। पंकज भेजा आपने जी, किसी को। सिस्टम किसी को सिस्टम नहीं पर भेजा सवाल जेल। अब उठ रहे हैं। किसी देखिए, को उतना सजा नहीं हुई लाजमी आज है। तक 20 सालों में, किसी एक आदमी का सजा आप बता दीजिए ठीक- नाम। ठीक है, मैं ठीक है, मैं पाल आपकी जी। बात मान लूंगा अभी। ठीक है, एक भी पाल आदमी जी। को सजा नहीं हुई आज तक। आपको और हमें न्यायपालिका पर उंगली पंकज उठाने जी, का अधिकार नहीं सिस्टम दिया पर अब हमारे सवाल उठने संविधान लगे में। हैं कि ये सिस्टम न्यायपालिका किस पर तरह नहीं से है, काम कर रहा है। राज्य की कि सरकार जो पर अपराधी हैं, उंगली जब है। उनको पकड़ा जाता है, कहते हैं ये गुनहगार हैं, हमने इनको पकड़ लिया है, ये गुनहगार थे, इनके गिरबान पर हमारा हाथ पड़ गया है, फिर सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते? बात यही पर सबसे बड़ी चीज हो जाती है, फिर सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते? सबूत के मामले में क्यों फिर न्यायालय में उनको जमानत मिल जाती है? देखिए मनीष जी, आज के जो 9 लोग हैं ना, उसमें से 2 लोग बड़े खास हैं। एक जो तत्कालीन आरबीएस रावत जो यूके ट्रिपल के प्रेसिडेंट थे और उनके साथ एक अधिकारी थे कन्याल, और दूसरा जो मोस्ट वांटेड जिसको बोलना चाहिए हमारे आज की सरकार में, वो था टेक्नो सोल्यूशन का मालिक राजेश चौहान। इन 2 को आज जमानत मिल गई है। आप ये बताइए कि वकील साहब कह रहे थे कि सबूतों के अभाव में न्यायपालिका का ये है और वो है। सबूतों के अभाव में तो सबूत इकट्ठे करने का काम किसका था? और ये 2 वो मेन एक्यूज्ड हैं जो तत्कालीन, एक तो थे आपके प्रेसिडेंट वहां के यूके ट्रिपल के, और दूसरा उनके साथ एक अधिकारी थे कन्याल। और ये है जिस पूरी एजेंसी ने वो पेपर बनाया, पेपर करवाया, ठीक है, उसके मेन मालिक को, मेन 2 एक्यूज्ड को, जो मेन कल्पिट है, उन 2 को जमानत मिल गई है। तो अब हम क्या, एक चपड़ासी, एक क्लर्क और एक उसकी जमानत नहीं मिली तो उसको हम खुश हो जाएंगे उसमें? और मैंने सबसे पहली बात की, मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पे यकीन है, लेकिन उसके लिए भी पैरवी करनी पड़ती है। तो कर लीजिए सर। कानून अंधा होता है, कानून को सबूत सुनिए, चाहिए। दुआ जी ने यही कहा है, डीके पाल जी दुआ जी ने यही कहा कि अगर आपको लगता है, देखिए अब हर चीज सरकार पे देखिए, मत छोड़िए, सरकार क्यों नहीं करेगी? क्यों सरकार चुनी है हमने आप सरकार? सुनिए तो सरकार को टैक्स क्यों पंकज देते जी, हैं सुन हम? तो लीजिए। अब आप, हम ये कह रहे हैं कि आप ये सोचिए सरकार नहीं काम कर रही है, मारिए सरकार नहीं काम कर रही, आ जाए यूकेडी मैदान में और लड़ ले, फिर यूकेडी क्या नाम है आएगी वो मैदान- यहाँ पर, यूकेडी आएगी क्या मैदान में। आ जाए न्यायालय में लड़ ले। और दुआ जी ने कहा ये बात, दुआ जी ने कही, मुख्यमंत्री बोल दे कि हमारी बस की चलानी नहीं है, यूकेडी मुख्यमंत्री मैदान क्यों में आ बोलेंगे जाएगी। सर? मुख्यमंत्री क्यों बोलेंगे? रुक जाइए सर, सरकार हाथ खड़ा कर राजेंद्र दे, जी, यूकेडी राजेंद्र जी। राज्य चलाने को तैयार है। अगर भाई ठीक है, अगर लग रही है कहीं दिक्कत है, कहीं पेच फंस रहा है, तो भाई सबकी बड़ी पार्टी है, कोई भी किसी चीज से हल्का नहीं है। अगर वो चाहे तो न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल और फिर जाएंगे। से दरवाजा अगर खटखटा जरूरत- सकता अगर है। जरूरत आपको पड़ेगी तो जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए जाएंगे। कि कांग्रेस और के इसका जो सुनिए, उपनेता है हमारे सुनिए भुवन मनीष कापड़ी जी, जी, वो कोर्ट में है। मनीष आपको जी, जानकारी होनी चाहिए कि वो वो है कोर्ट सर, में है। वो कोर्ट में है। और ये निश्चित अभी- तौर पर अभी- जहाँ आपने हाँ। कहा उत्तराखंड के आप क्या एक युवाओं और लोग के भी गए थे कोर्ट में, भविष्य- लेकिन फिर कुछ युवाओं के सरमुखी खानी भविष्य पड़ गई थी युग सर। के देखिए, भविष्य के लिए जो है सरमुखी खानी पड़ गई थी, वो भी हम जाएंगे। जानते हैं। बोलती ये नहीं है। सर, हम देखिए, जानते अभी हैं। आप ही ने कहा ना, सरमुखी हमारा खानी जो पड़ काम गई। है वो हम करेंगे। ठीक है, अभी आप ही ने कहा ना, अगर यानी जरूरत कि यही बात है ना, यूकेडी यही कोर्ट तो में सबूतों की जाएगी। चीज़ों वही से कह रहा बात हूँ, हो अभी रही है, आप ही ने कहा ना ठीक है। मनीष जी, अभी आप ही ने कहा ठीक कि है। कहीं ना कहीं जरूरत सरकार पड़ेगी तो तथ्य कोर्ट में जाएगी, लेकिन मजबूत जो जो हमें सबूत पेश नहीं कर रही है। 60,000 करोड़ अभी आप ही के ने कहा ना, बजट की सरकार राजेंद्र चला जी, रहे सरकार पे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी, देखिए ऐसा है कि यूकेडी को अब चले जाना चाहिए न्यायालय में। जाएगी कांग्रेस यूकेडी। के लोग तो गए हैं, इससे अगर डिनाई जरूरत नहीं किया पड़े- जा सकता है, अगर जरूरत भले ही मुंह पड़ेगी की तो खाए, लेकिन यूकेडी गए जाएगी। जरूर है, उन्होंने दरवाजा जरूर खटखटाया, अपना पक्ष वो सही से रख नहीं पाए। राजेंद्र जी, देखिए, जहाँ तक बात है, ये जो पूरे जो केस की बात देखें आप, ये करीबन इस सारे केस को 2 से 3 साल हो गए, और 2 से 3 सालों में आप जानते हैं कि कोई भी, जैसे माननीय हमारे अधिवक्ता जी ने बोला है कि 3 साल में जो इतना जो डिके ऑफ टाइम जो डिके हो गया, उसमें बहुत सारे सबूत जो है अपने आप मिट जाते हैं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस केस में। एक दूसरी चीज क्या है कि आप जितने भी मतलब इसमें से जो भी 41 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है एसआईटी ने, उनका आपस में लिंक जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है 3 सालों के बीच में। तो ये सारी चीजें, इन सबूतों को सबको बना के और फिर न्यायालय में पेश करना और फिर जो है इसके ऊपर जिरा करना, किस तरह करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इसमें टाइम लगेगा, और मुझे जहां तक लगता है कि सरकार इसमें सीरियस है, सीरियस होनी चाहिए, सीरियस है और सीरियस होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीरियस नहीं होती है
तो अगर ये किसी तरह से ये एसआईटी अगर किस तरह से वो काम नहीं कर पाती जिसने सरकार ने इसको बनाया है, तो कल के दिन में बहुत सारे सवाल उठेंगे सरकार के लिए। तो ये बात मुझे लगता है कि सरकार को भी सीरियस होना चाहिए और जो भी उनकी टीम है उसको भी सीरियस होना चाहिए इस मामले। कुंवर जी जवाब दें। निश्चित तौर से सरकार संजीदा है और यकीन मानिए कोई भी मेन कल्प्रिट जो भ्रष्टाचार का दोषी है, जो भ्रष्टाचार में शामिल है, कोई भी बच के जाने वाला नहीं है। एसआईटी पे भरोसा रखिए। एसआईटी के निष्ठावान ईमानदार अधिकारी, बहुत अच्छे अधिकारी हैं हमारे पास प्रदेश के अंदर जो अपना काम कर रहे हैं। अभी चार्जशीटें फाइल नहीं हुई हैं, चार्जशीटें फाइल होंगी। जब आरोप पत्र कोर्ट में जाता है तो उसमें सभी तथ्यों को क्रमवार जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, जो मेन कल्प्रिट के खिलाफ एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करके निश्चित तौर पर पेश किया जाना है और एसआईटी ये काम बखूबी कर रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा क्लियर है और भविष्य में भी कोई भी भ्रष्टाचारी उत्तराखंड के अंदर अब उस तरह से नहीं कर पाएगा जैसे पूर्ववर्ती सरकारों के रहते भ्रष्टाचार करते आए। कुंवर जी एक सवाल ये भी है ना कि अब आप सोचिए जिन लोगों को बेल मिली है तो क्या वो लोग भी शांत बैठेंगे? क्या वो लोग भी तो सांप दंड भेद सब लगाएंगे? मनीष जी आप न्यायिक प्रक्रिया को समझिए। वो अगर बेल पे आए हैं तो उनके पास 2 जमानती हैं, वो आए हैं तो निश्चित तौर पर जब कोर्ट बेल देती है तो उन्हें समय समय पर कोर्ट में पेश होना है, तारीखों पे जाना है। उनके खिलाफ लेकिन जो सर वही जितने मैं भी कह रहा हूं सबूत हैं वो शांत एसआईटी बैठेंगे क्या सर? वो शांत बैठेंगे? शांति बैठने ने कहा ऐसे तो आदमी ऐसे तो बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं देश के अंदर, तो क्या उन लोगों पे समय जरूर लगता है। ऊपर वाले के घर में और न्यायपालिका के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमने फांसी के तख्त तक भी जाते हुए अपराधियों को देखा है, उम्र कैद की सजा पाते हुए भी देखा है। और इसी तरह उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचारियों का काल बन के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों और एसआईटी पे हम सबको भरोसा रखना होगा। सर बस एक सवाल छोटा सा हो रही कि सर देखिए इसलिए ना जो युवा वर्ग है उनका इसलिए भरोसा उठ रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से अभी देखा था बैकडोर भर्ती मामले में भी जो हुआ आपके सामने है, छिपा नहीं है। अब इस मामले में भी ऐसा हो रहा है तो फिर उठ रही है। युवा वर्ग के भरोसे को ही देखते हुए, युवा वर्ग के भरोसे को कायम रखते हुए इतनी ये कर्मवार कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है उसे बेनकाब करना और उसके दोषियों को क्या किया ये बता दीजिए। ये सरकार का एक मात्र लक्ष्य है और सरकार कोई घोटाला हो चाहे छोटा घोटाला हो चाहे बड़ा घोटाला हो, सभी घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एसआईटी सक्षम है और निश्चित तौर पर उसके नतीजे भविष्य में सामने आने वाले हैं। सहकारिता वाले मामले पे आपने क्या करा बताइए ना। सहकारिता घोटाले पर साबित हुआ, सहकारिता घोटाला जिस पे आरोप साबित हुए, किसी भी घोटाले का कोई मुझे बताइए सहकारिता घोटाले में आपने क्या किया प्रदेश के अंदर? आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपके घोटाला को भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। आपने अभी बात की भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार के प्रमोशन देने रहते का काम किया था, प्रदेश के अंदर कोई प्रमोशन देने का काम भ्रष्टाचारी किया था आपकी सरकार कोई ने। भ्रष्टाचारी ठीक है सर समय कम है, फाइनल समय कम है सभी ठीक ये है चीजें छुपानी है कि आपने प्रमोशन दिया ठीक था। है सर समय कम है, फाइनल कमेंट सबसे ले लेते हैं। सर आप ही के पास आ जाते हैं। मोहन काला जी देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरह से जमानत प्रक्रिया चल रही है, लोगों को जमानत मिल रही है। थोड़ा अभी जैसा कुंवर जी ने कहा है और रजत दुआ जी ने भी कहा ये बात कि थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है बेल मिली है कोई उनको वो नहीं है कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। पिछले 3 महीने कोई से अपराधी बच के जाने वाला नहीं प्रदेश है। के युवाओं ने धैर्य ही रखा है, आगे भी धैर्य रखेंगे। न्यायपालिका पर, संविधान पर, प्रदेश के नौजवानों को भी और अन्य पार्टी के जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी, या जो हमारे राजनीतिक विश्लेषण है उनको भी, चाहे आप हो, हमें सबको न्यायपालिका पे भरोसा है। पर अगर यहाँ सवाल खड़े अगर हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार संदिग्ध के घेरे पर है, आगे भी रहेगी। पंकज जी फाइनल कमेंट सर आप बताएं, क्या आप लोग जाएंगे कोर्ट में अगर इसी तरह जमानत होगी तो? और जाएंगे तो कब तक जाएंगे? देखो अगर जरूरत पड़ेगी तो इकड़ी जरूर जाएगी। सर जरूरत नहीं सर, अभी बताइए। बिल्कुल जाएंगे। राजनीति वाली बात अगर ऐसा ही रहा तो बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि यूकेएसएससी के अध्यक्ष को और एसबीएस रावत को, और जब वो पेपर कराने वाली कंपनी के मालिक को जमानत मिलती रहेगी तो सरकार के खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है पाल जी 15 सेकंड है। ठीक है पाल जी आप जी सर समय कम है, माफ कीजिएगा। क्योंकि अगर सरकार ये नहीं करेगी तो हम करेंगे। ठीक है पाल जी। सर सरकार का रवैया मुजरिमों को छुड़वाना है, चाहे वो किस भी तरह से छुड़वाए।
ठीक है। दूसरे वकील, चाहे वो अभी दुआ जी ने जो बात कही, हाँ। मैंने उससे सवाल किया था उस बात का कि कौन लोग हैं वो, हाँ। और अगर पेपर बनाने वाली कंपनी का मालिक हाँ। जमानत मिल जाएगी तो लानत है मुझे ऐसे लोगों पर जो इस तरह की मिली भगत बात करते हैं, आम आदमी सरकार पार्टी से में मिली जाएगी बात फिर करते हैं। कहीं ना कहीं। सर राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, सर छोटा देखिए, सा। न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो जमानतें हो रही हैं ये एक अलर्ट भी है एसआईटी के लिए, और मुझे लगता है ये एसआईटी के लिए बहुत अच्छा मौका है, और एसआईटी अब ज्यादा जो है अच्छे तरीके से काम करेगी, सरकार का भी प्रेशर रहेगा, बड़ी और बात जो कह भी दी आपने। लोग हैं वो जेलों के सलाखों के पीछे तो रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक, कुंवर जी सर जल्दी से, सर 10 सेकंड। सरकार और एसआईटी पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे ठीक, भेजने ठीक का है, काम कर रही ठीक है, लेकिन विपक्ष के पास ये छद्म मायाजाल के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ठीक है विपक्ष सभी को मेहमानों मौका का नहीं मिलेगा। सर, समय का अभाव है, सर समय का अभाव। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप सब हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से जमानत मिल रही है, एसआईटी को अब अलर्ट होना पड़ेगा और बड़ी बारीकी से छानबीन करनी पड़ेगी, ताकि जो अभियुक्त हैं, जो मेन कल्पिट है, उनको जमानत ना मिले, और जो कानून पर भरोसा है लोगों का, सरकार पर भरोसा है युवाओं का, वो कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में। और वक्त हो चला है अब वाइंड अप का, और हम लेते हैं इजाजत।